नया वीडियो लेके जो कि होने वाला है नोट पैड लो लेवल डिज़ाइन पर। तो जल्दी से बता देता हूँ कि की टेक अवेज क्या होंगे इस वीडियो के। पहला तो आपको ये समझ में आएगा कि स्ट्रेटजी पैटर्न को कब नहीं यूज़ करना है, सिंगलटन पैटर्न को कब नहीं यूज़ करना है। तो और ये मतलब मेरे से रियल टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था क्रेड में, सीनियर SD2 पोजीशन के लिए 4 ईयर एक्सपीरियंस। और बस एक ये सेंटेंस था, डिज़ाइन नोटपैड फॉर डेस्कटॉप। सब कुछ आपको ही पूछना था खुद से कि क्या करना है। तो पहले तो मैं एक टिप देना चाहूँगा कि यार हमेशा ना स्कोप को जितना छोटा हो सके वो करके बताया करो। इंटरव्यूअर को पहले सबसे मिनिमल चीज़ बताया करो ताकि आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए आसान हो। अगर उसका मन होगा तो वो हाँ बोल देगा और भी चीज़ें ऐड करवाएगा। यूजली मैंने यही देखा है कि आप जो बोलोगे वो हाँ कर देता है। तो जितना कम बोलो उतना अच्छा है। तो मैंने उससे यही बोला था कि ठीक है, मैंने ऐसे बोला था कि फंक्शनैलिटी गिनाई थी कि हम बस इतना करेंगे कि यार डॉक्यूमेंट लोड होगा, सेव होगा, क्लोज होगा। क्लोज मतलब बिना सेव किए कट कर दिया। हम टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कर्सर मूव कर सकते हैं। अब इसको आसान बनाने के लिए कॉपी कट पेस्ट में मैंने ये बोल दिया था कि बस लाइन बाय लाइन कॉपी होगी कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही होगी। तो उसने बोला पहले लाइन बाय लाइन कर दो, बाद में कैरेक्टर से भी कर सकते हैं। तो मुझे पता था वो बाद कभी आता नहीं है, पूरा 1 घंटा मैं इसमें खा जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि खुद से आप सोच के देखो, नोटपैड आप करते हो तो क्या करते हो यार। ऐसे गए, नोटपैड खोला, अब उसमें अगर पुराना डॉक्यूमेंट लोड करना है तो ये देखो, ये क्लिक किया, लोड हो गया। नया बनाना है, यहाँ से हो गया। ठीक है, कट करना है तो इसको बेसिकली यूँ डिलीट कर दिया है ना, बिना सेव किए। उसके बाद आप क्या करते हो, कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करोगे तो क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपने किया है उसको अंडू कर सकते हो। ठीक है, उसको फिर से रीडू कर सकते हो। इतनी फंक्शनलिटी होती है। आखिरी एक और क्या होता है, कर्सर को जहाँ चाहो मूव करा सकते हो। ठीक है, तो कर्सर को मूव करने में मैंने थोड़ा आसान इसको कर दिया था। मैंने बोला था कि कर्सर भी लाइन बाय लाइन मूव होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव नहीं होगा। तो ऐसे समझ लो कि नैनो एडिटर टाइप का आपको बनाना है, वो भी काइंड ऑफ अ नोटपैड ही है। ठीक है, तो चलो सोचते हैं यार कि एंटिटी क्लासेस क्या हो सकती हैं। सिंपल है यार, एक टेक्स्ट एडिटर होगा जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट खोलोगे। तो एक टेक्स्ट एडिटर की क्लास हो गई, फिर एक डॉक्यूमेंट की क्लास हो गई, फिर जो कंटेंट कॉपी करोगे क्लिप बोर्ड में जाएगा। ठीक है, और एक आपका कर्सर का क्लास होगा जो बताएगा कि कर्सर की पोजीशन क्या है। एंटी और सर्विस फंक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सब होंगे। अब चलो थॉट प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले मैंने जो मेरा एक वीडियो है कि हाउ टू अप्रोच एनी लो लेवल डिज़ाइन इंटरव्यू, उसमें मैंने आपको यही प्रोसेस बताया कि पहले एंटिटी क्लासेस सोचो, सर्विस फंक्शन सोचो, फिर सोचो कि इनमें से कौन से फंक्शन सिंगलटन होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप डिटरमाइन करोगे कि कौन से फंक्शन सिंगलटन होने चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में मैं फिर से आपको वॉक थ्रू दूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो एक एक करके क्लास पकड़ते हैं। पहले टेक्स्ट एडिटर को पकड़ते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर बेसिकली एक फसाड क्लास होगी। उसको फसाड क्लास क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब आप पूरा कोड देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसका काम केवल ये होगा ना, यूज़र के इंटरेक्शन के लिए। मतलब मैं एज अ यूज़र ढेर सारे काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक फंक्शन कॉल करूँगा, लोड डॉक्यूमेंट। बैकग्राउंड में वो मेमोरी से कैसे फैच हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब मुझे नहीं पता, लोड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लास जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों नहीं है, या सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो क्यों कर रहा है। तो पहली बात ये देखते हैं यार, इसमें ना ये सारे फंक्शन होंगे। तो आपको लग रहा होगा कि यार डॉक्यूमेंट की क्लास ओपन भी करा रही है, सेव भी करा रही है, कर्सर भी मूव करा रही है, सिलेक्ट भी करा रही है, कॉपी कट पेस्ट सब कुछ करा रही है, तो ये तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का उल्लंघन है। तो बेटा, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अ क्लास शुड ओनली हैव वन एंड ओनली वन रीजन टू चेंज। तो मैं क्या करूंगा ना, ये जो ओपन डॉक्यूमेंट फंक्शन है ना, ये आपको ऐसा लग रहा होगा इसके नाम से कि ये डॉक्यूमेंट ओपन कराता है, बट एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट ओपन करने का लॉजिक है, जो भी लॉजिक हो सकता है, आपको इंटरव्यू में लिख के नहीं दिखाना है। आपको बस फंक्शन प्लेस होल्डर की तरह बनाने होते हैं। जो भी लॉजिक होगा, मेमोरी से लाना, रीड कराना, जो भी करना, रेंडर कराना, वो सारा ना इस फंक्शन के अंदर से मैं एक और फंक्शन कॉल करूंगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगा, और वो फंक्शन डॉक्यूमेंट क्लास का होगा। तो उस फंक्शन के अगर कुछ चेंज होगा तो वो डॉक्यूमेंट क्लास के अंदर चेंज होगा। बेसिकली इस फसाड क्लास में, इस ओपन डॉक्यूमेंट फंक्शन में कुछ नहीं चेंज होगा। इसका काम बस इतना है, यूजर ने जो फाइल पाथ दिया है वो फाइल पाथ डेलीगेट कर देना डॉक्यूमेंट क्लास को, डॉक्यूमेंट क्लास ओपन कराएगी। सेम सेव डॉक्यूमेंट के साथ होगा। सिमिलरली जो मूव कर्सर फंक्शन है, इसके अंदर से कर्सर डॉट मूव कर्सर कॉल होगा। मतलब एक्चुअल जो लॉजिक है मूव कराने का वो कर्सर क्लास के अंदर है। सेम सिलेक्ट का है, कॉपी कट पेस्ट का है। ठीक है, तो आपने देखा है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है। दूसरा, कमांड पैटर्न भी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया कि कमांड पैटर्न को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, जहाँ पे भी अंडू रीडू टाइप की फंक्शनलिटी हो। तो नोट पैड में ऑब्वियसली अंडू रीडू होता ही है।
तो यहाँ पे कमांड पैटर्न लगेगा, क्योंकि कमांड पैटर्न को बेस्ट तरीका होता है अंडू, कमांड पैटर्न को ट्रैक कराने का बेस्ट तरीका होता है अंडू रीडू। अच्छा, थोड़ा कन्फ्यूजन आपको मेमेंटो और कमांड दोनों में होगा, तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे, वो ज़रूर देखना आप। 3 वीडियो मैं बोल रहा हूँ, कमांड, स्ट्रैटेजी, सिंगलटन। यहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि स्ट्रैटेजी कब नहीं यूज़ करनी है, सिंगलटन कब नहीं यूज़ करनी है, और कमांड कैसे यूज़ करना है, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट में। कमांड डिज़ाइन पैटर्न का वीडियो ज़रूर देख लेना, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी, ठीक है। तो कमांड पैटर्न को भी हम इसी क्लास के थ्रू यूज़ करेंगे, नीचे मैं कोड में बताऊंगा कैसे, ठीक है। अच्छा, यूज़र का कुछ कमेंट आया था कि आप क्लास डायग्राम नहीं समझाते हो, तो इस बार यार मैंने ज़्यादा फैंसी क्लास डायग्राम नहीं बनाया है, मैंने ऐसे ही यार कोड पे ही, इसी में गिटहब में आपको दिख जाएगा, नीचे क्लास डायग्राम ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यार, दूसरा है डॉक्यूमेंट क्लास, है ना। तो जो डॉक्यूमेंट क्लास है ना, इसमें एक चीज़ है, जैसे आप बहुत बड़े डॉक्यूमेंट होते हैं ना, तो वो मेमोरी में स्टोर होते हैं रोप डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में। अभी रोप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में आप इंटरव्यू में उसको इंप्लीमेंट करके नहीं दिखाओगे रोप डेटा स्ट्रक्चर। आप इतना सिर्फ बोलोगे कि ये रोप फॉर्म का डॉक्यूमेंट है जो रोप डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टोर होता है, और ना तो ये डीएसए में कहीं काम आता है, तो ये मत पढ़ना, ठीक है। और दूसरा है, जो छोटे डॉक्यूमेंट होते हैं 10 12 20 लाइन के, वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में चले जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और एक ऐसी ही डेटा मतलब पी स्टेबल मोड होता है, मॉडल होता है, वो भी एक काइंड ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर ही समझ लो, पढ़ना मत ये जाके, फालतू चीज़ है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट को स्टोर कराने का तरीका है ना, वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होगे यार कि हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट अलग अलग तरीके से स्टोर हो रहा है। तो उसका लॉजिक ये है कि अगर आप मेरा स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न का वीडियो देखेंगे, तो उसमें मैंने सिर्फ एक बात बोली थी, कोई काम है जिसको कराने के मल्टीपल तरीके हैं, और फ्यूचर में कोई नई पॉसिबिलिटी है कि वो तरीका चेंज हो जाए, रन टाइम पे आप बिना क्लास का स्ट्रक्चर चेंज किए वो तरीका ऐड करवाना चाहते हो, तब हम स्ट्रैटेजी पैटर्न यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा मेन काम डॉक्यूमेंट को स्टोर कराना नहीं है, हमारा तो नोट पैड खुलवाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट कैसे स्टोर हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए स्ट्रैटेजी पैटर्न को लगाना चाहो लगा सकते हो, बट फोकस हमारा नहीं ही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, काम है हमारा डॉक्यूमेंट, मान लो चलो हम ले लेते हैं कि काम है हमारा डॉक्यूमेंट स्टोर कराना। स्टोर करने के तरीका जो है ना, वो तरीका क्या है, तरीका क्या होता है, प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस सबका सेम ही रहता है। वो मैं नीचे आपको बताऊंगा कि भले ही वो रोप डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो, कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो, कि पीस टेबल मॉडल हो, कुछ सेवरल स्टेप्स फॉलो होते हैं जो जिनको फॉलो करके ही आप डॉक्यूमेंट सेव कराते हो, जैसे मेमोरी में, हार्ड डिस्क में ऐड कराना, ये सब नीचे कोड में बताऊंगा, ठीक है। अगर वो स्टेप्स अलग अलग होते, अगर इस फॉर्म में जब जो डॉक्यूमेंट है उसको मेमोरी में स्टोर कराना है, उसके स्टेप्स कुछ अलग होते, रोप डॉक्यूमेंट के कुछ अलग होते, पीस टेबल डॉक्यूमेंट के कुछ अलग होते, तब हम स्ट्रेटेजी पैटर्न यूज़ कर सकते थे, क्योंकि काम कराने का तरीका अलग अलग होता। लेकिन भले ही अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर हो रहा है डॉक्यूमेंट, लेकिन जो स्टेप्स फॉलो कर रहा है स्टोर होने के लिए वो सब सेम है। इवन कोई नया टाइप भी आ जाएगा ना, मान लो कोई ट्री के फॉर्म में स्टोर करना चाहता है, तो उसमें भी जो स्टेप्स फॉलो होंगे वो सेम ही होंगे, तो स्ट्रेटेजी बदल नहीं रही है हमारी, है ना, स्ट्रेटेजी नहीं बदल रही है। ऐसे समझ लो यार, क्रिकेट मैच में खिलाड़ी खेलता है क्रिकेट, तो कोई पावर प्ले में तेज मारता है, फिर मिडल ओवर में स्लो होता है, आखिरी में तो जो आता है, कोई स्टार्टिंग से ही तेज खेलने लगता है, विकेट गिरने के बाद डाउन होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी अलग अलग है, कल को कोई नई स्ट्रेटजी आ सकती है, लेकिन एट द एंड मैच जीतना ही गोल है, ठीक है। हमारे केसेस में डॉक्यूमेंट एट द एंड स्टोर हो रहा है अलग अलग तरीके से, बट स्टेप्स सेम फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से स्ट्रेटजी यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा यार, टेम्पलेट मेथड डिज़ाइन पैटर्न भी यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि चाहे वो इस टाइप का डॉक्यूमेंट हो, चाहे रोप डॉक्यूमेंट हो, चाहे पीस टेबल डॉक्यूमेंट हो, तीनों सेम सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करेंगे स्टोर होने के लिए। तो जब भी सेम सेट ऑफ स्टेप्स, कोई काम को करने के सेम सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो होते हैं, तो हमेशा हम टेम्पलेट डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं। मेरा टेम्पलेट डिज़ाइन पैटर्न का वीडियो भी ज़रूर देखना, मेरी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा आपको। तो होता कुछ नहीं है, एक हम टेम्पलेट बना देते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप की बना देते हैं, जिसमें वो टेम्पलेट के स्टेप्स लिखे रहते हैं, और ये सारी क्लासेस एक्सटेंड कर देती है उसको, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। इससे फ़ायदा क्या होता है कि बाय मिस्टेक कोई डेवलपर भूल ना जाए किसी पर्टिकुलर स्टेप को, है ना, तो बस उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग।
तो सिस्टम एक वार्निंग या एरर टाइप का दे दे कि यू फॉरगॉट दिस स्टेप एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसके लिए टेम्पलेट यूज़ करते हैं, ठीक है। और की मेथड डॉक्यूमेंट क्लास में क्या होंगे, लोड कराना, सेव कराना, गेट लाइन कराना, रिमूव लाइन कराना, इंसर्ट लाइन कराना। तो ये देखो, जैसे आपने ऊपर देखा होगा कि एक सेव डॉक्यूमेंट फंक्शन है, इसके अंदर से मैं ये एक्चुअल सेव फंक्शन कॉल करूँगा। बेसिकली नीचे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो टेक्स्ट एडिटर क्लास है इसमें डॉक्यूमेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है, कर्सर क्लास। इसका काम सिर्फ इतना है कि करंट पोजीशन क्या है और सिलेक्शन स्टेट क्या है, मतलब कितनी तुमने लाइनें सिलेक्ट करके रखी हुई हैं वो स्टोर करना, ठीक है। वो लॉजिक कर्सर के पास चला गया। अब एक चीज़ ये देखते हैं कि कर्सर क्लास में मेथड क्या होंगे, मूव। तो बेसिकली मैंने लाइन कॉमा कॉलम बता दिया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैंने तो केवल लाइन का एग्जांपल दिया था, बट मैं लाइन कॉमा कॉलम दोनों पे मूव कर सकता है कर्सर। लाइन कॉमा कॉलम मतलब सपोज करो केवल लाइन होती तो कर्सर यहाँ जाता है या यहाँ जाता है या यहाँ जाता, अभी लाइन कॉमा कॉलम में तो कर्सर लाइन पे तो आया, कॉलम पे भी आ सकता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अगली है क्लिपबोर्ड क्लास। तो जो भी आप कट कॉपी करोगे वो सारा क्लिपबोर्ड में ही सेव होता है, ठीक है। तो इसमें सेट कंटेंट होगा, जो उस पर सेट करेगा कंटेंट, जो भी आपने कट या कॉपी किया है। गेट कंटेंट होगा, जो भी क्लिपबोर्ड का कंटेंट है, ठीक है। और उसके बाद है आपका, हाँ, कमांड पैटर्न क्यों यूज़ कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने सिंपली बताया था, मेरा आप वीडियो भी ज़रूर देखना। अंडू रीडू फंक्शनलिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कमांड पैटर्न। नोट पैड में ऑब्वियसली अंडू रीडू कमांड्स होती हैं, तो कमांड पैटर्न हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी कोई टास्क होता है, मतलब आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें यूज़र कुछ टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए देगा और इंस्ट्रक्शन देगा, और वो जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है ना, वो सेम टाइप के होंगे। जैसे कॉपी, कट, पेस्ट, मूव कर्सर, ये या तो एग्जीक्यूट होंगी या तो अंडू होंगी, है ना। एक कमांड आई, मतलब एक कमांड आई, ठीक है। कॉपी, कट, पेस्ट, मूव कर्सर कुछ भी हो सकती है। उसको या तो आप एग्जीक्यूट करोगे या तो अंडू करा दोगे या तो रीडू करा दोगे, है ना। तो इसीलिए कमांड पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं ना, एक इंटरफेस बना देते हैं, इसमें दो फंक्शन दे देते हैं, एग्जीक्यूट और अंडू। मेरा वीडियो ज़रूर देखना, वरना ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, स्किप कर देना, कोई फ़ायदा नहीं है फिर इसको देखने का। तीसरा है कि सिंगलटन की ज़रूरत क्यों नहीं है। तो सबसे ऊपर अगर आप देखोगे कि इंटरव्यूअर ने मुझे बोला था नोट पैड फॉर डेस्कटॉप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डेस्कटॉप में आप अपने लैपटॉप में अकेले यूज़ करते हो, 50 यूज़र तो यूज़ करते नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन नहीं होगा। सिंगलटन पैटर्न का मेरा वीडियो देखना, वहाँ मैंने बताया था सिंगलटन पैटर्न कब यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन होगा ही नहीं, क्योंकि तुम अकेले अपने लैपटॉप पे यूज़ करोगे, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं असली जादू पे। हम्म ठीक है, अब क्लिपबोर्ड की बात करते हैं। तो क्या क्लिपबोर्ड को हम सिंगलटन रख सकते हैं? अगर हमें, हाँ, आप देखो, आप अपने डेस्कटॉप पे एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट खोल सकते हो। मल्टीपल यूज़र आके एक डॉक्यूमेंट नहीं खोल सकते, बट एक यूज़र मल्टीपल डॉक्यूमेंट खोल सकता है। तो उन मल्टीपल डॉक्यूमेंट का क्या आप कॉमन क्लिपबोर्ड चाहते हो, या आपको इंटरव्यूअर से पूछना पड़ेगा? आसान करने के लिए हमेशा स्कोप कम रखा करो। आप बोल दोगे कि नहीं, मैंने बोल दिया था कि मेरे को अलग अलग क्लिपबोर्ड चाहिए, तो सिंगलटन की भी ज़रूरत हट गई। जितना कम रखना चाहो ना उतना अच्छा है, ठीक है। बट अगर इंटरव्यूअर बोल दे कि नहीं, हमें ग्लोबल सिंगलटन ग्लोबल क्लिपबोर्ड चाहिए, कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में जाके कॉपी या कट करोगे तो इस क्लिपबोर्ड में चला जाना चाहिए। तो मैं एक बार बता देता हूँ ग्लोबल का मतलब क्या होता है। जैसे ये डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ गए, आपने इस लाइन को कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, ठीक है। अभी क्लिपबोर्ड में जाके कॉपी हो गया। अब आप नीचे गए, आपने ये गए कंट्रोल सी किया, क्लिपबोर्ड में जाके चला गया, कॉपी हो गया। अब आप फिर से ऊपर आए, यहाँ पे पेस्ट करोगे ना, तो अगर ग्लोबल वाला होगा तो जो आपने बाद में कॉपी किया यानी ये चीज़, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। और अगर सबका अलग अलग क्लिपबोर्ड होगा तो जो आपने इस डॉक्यूमेंट के लिए कॉपी किया था वही यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो अगर पहला वाला केस है जहाँ पे इसका वाला कंटेंट क्लिपबोर्ड में गया था वो यहाँ कॉपी हो रहा था, तब सिंगलटन आप यूज़ करोगे, है ना। तो ये स्कोप आपको आइडेंटिफाई करना होता है इंटरव्यूअर के साथ। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि जहाँ पे अलग अलग क्लिपबोर्ड है, ठीक है। थोड़ा सा होमवर्क समझ लो यार कि सिंगलटन कैसे यूज़ करना है। मेरा वीडियो देखना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ना समझ में आया तो एक कमेंट डाल देना, मैं फिर से उस पर एक वीडियो बना दूंगा। अब देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रीजनिंग। तो टेक्स्ट एडिटर क्लास में मल्टीपल फंक्शन ऊपर दिख रहे थे, बट एक्चुअल में उन फंक्शन में कुछ हो नहीं रहा था। उनके अंदर से एक्चुअल लॉजिक वाले फंक्शन दूसरी क्लासेस के कॉल हो रहे थे,
तो क्लास इज स्टिल हैविंग ओनली वन रीज़न टू चेंज, ठीक है। अब देखो, हम्म टेम्पलेट मेथड का भी मैंने आपको बता दिया था कि जो डॉक्यूमेंट तीन तरह के थे, रोप डेटा स्ट्रक्चर वाले, और एक था नॉर्मल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एक और तीसरा टाइप था। तीन तरह से मेमोरी में स्टोर होते हैं। मेमोरी में स्टोर कराने का प्रोसेस 4-5 स्टेप फॉलो करता है। ये सारे वो स्टेप्स हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि तीन अलग अलग चीज़ें हो रही हैं जो सेम सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो कर रही हैं। तो इस केस में हम लोग टेम्पलेट मेथड डिज़ाइन बटन यूज़ करते हैं। मेरा वीडियो जरूर देखना टेम्पलेट मेथड वाला, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, क्लास डायग्राम पे आते हैं। तो ये हमारी टेक्स्ट एडिटर क्लास है, ठीक है, मेन क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये फॉलो कर रहा है, इवन दो इट अपीयर दैट इसमें मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। जैसे ये आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं इसमें, तो बेटा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर से एक्चुअल लॉजिक कॉल हो रहा है, जो कि इन लॉजिक इन फंक्शंस के अंदर से जो एक्चुअल फंक्शन कॉल हो रहे हैं वो किसी दूसरी क्लास को बिलोंग करते हैं। तो अगर कुछ चेंज होगा भी लॉजिक में, तो उन क्लास पे के अंदर चेंज होगा ना, फंक्शंस पे। इस क्लास का काम तो केवल उन फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको एक चीज़ लग रही होगी कि मैंने टेक्स्ट एडिटर क्लास के अंदर डॉक्यूमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बना के रखा हुआ है। ये तो ऐसा नहीं करते ना हम लोग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल के थ्रू यूज़ करते हैं। मैंने पहले ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके क्यों रखा हुआ है, सोच के देखो। क्योंकि टेक्स्ट एडिटर क्लास का काम है डॉक्यूमेंट खोलना। अब डॉक्यूमेंट भले ही अलग अलग टाइप का हो या अलग तरह से मेमोरी में स्टोर होता हो, लेकिन उसको खोलने का तरीका तो सेम ही होगा ना यार। क्या करते हो, इधर आते हो, इस बटन पे क्लिक करते हो, नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। वैसे ही कुछ सेम ही होगा ना, खोलने का तरीका सेम ही है। तो कोई नया तरीका खोलने का नहीं आ सकता। सपोज करो कि आप चाहो कि मैं अभी तो बटन क्लिक से खोल रहा हूँ, कल को मैं कोई ऐसा सिस्टम लगा लूँ जो मेरे जेस्चर को ऑब्जर्व कर रहा हो और मैं ऐसे विक्ट्री साइन बनाऊँ और डॉक्यूमेंट खुल जाए, तो वो एक नया तरीका हो गया। या फिर मैं वॉइस से कुछ बोलूँ ओपन डॉक और वो डॉक खुल जाए। तो यहाँ आपके पास मल्टीपल तरीके थे, तो उस केस में आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते थे। बट ये बहुत ही ओवरकिल और आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंटरव्यू हो गया, तो ये यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी पैटर्न नहीं यूज़ करना है। सेम लॉजिक यहाँ कर्सर का भी है। कर्सर को आप एक ही तरह से मूव कर सकते हो यहाँ से, है ना, क्लिक कर करके। आप वॉइस से ऐसे तो बोल नहीं सकते मूव लेफ्ट गो अप, तो इसीलिए कर्सर का भी डायरेक्ट रखा हुआ है। क्लिप बोर्ड आपका उस पर कुछ कंट्रोल ही नहीं है, वो तो अंदर से ही जो भी आप कॉपी कट करोगे एक ही जगह पे जाके पेस्ट हो जाएगा। अलग तरीके से क्लिप बोर्ड में तो कॉपी होता नहीं है ना। सिमिलरली हिस्ट्री ट्रैक करने के लिए हमने कमांड पैटर्न रखा है। जैसे आप 10-15 बार अंडू 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 करोगे तो पीछे पीछे जाता जाएगा। ये सारे फंक्शन मैं पहले से आपको बता चुका हूँ। सारी चीज़ें ना डेलीगेट कर रही हैं किसी और क्लास को, ये सारे फंक्शन, ठीक है। अब आती है डॉक्यूमेंट क्लास। इसमें होंगे एक्चुअल फंक्शन, लोड, सेव, रीड डेटा, राइट डेटा, ये ऑप्शनल है, ठीक है। गेट लाइन, रिमूव लाइन, इंसर्ट लाइन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यार, इसमें कुछ भी नहीं करना। इंसर्ट लाइन फंक्शन कब कॉल हो सकता है, पेस्ट करते टाइम, ठीक है। रिमूव लाइन कट करते टाइम, ठीक है। गेट लाइन सिंपली सिलेक्ट कर देगा वो, ठीक है। राइट करते टाइम, राइट डेटा, रीड करते टाइम, रीड डेटा, ये मेमोरी के फंक्शन है, मेमोरी से रीड करके एक्चुअली लाएंगे। यूज़र इनको कॉल करेगा, उसके अंदर से रीड डेटा कॉल कर सकते हो। ये सेव फंक्शन है, ये लोड फंक्शन है, सिंपल। अब दो अलग अलग तरह के मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मेमोरी में स्टोर कराने के दो तरीके थे, रोप डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में। दोनों ही में रीड डेटा राइट डेटा फंक्शन होंगे, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट क्लास है इसीलिए मैंने उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है। अच्छा, कमेंट में मेरे को एक चीज़ और बताना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। यहाँ मैंने इंटरफेस क्यों नहीं यूज़ किया। थोड़ा दिमाग लगाना, ना समझ में आए तो कमेंट डाल देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बनाई है जिसमें दो फंक्शन हमने एब्स्ट्रैक्ट रखे थे, क्योंकि इस क्लास को दो अलग अलग क्लासेस इंप्लीमेंट कर रही हैं। दोनों में रीड डेटा राइट डेटा का लॉजिक अलग अलग है, ठीक है। बेसिकली राइट डेटा क्या करेगा, मेमोरी में राइट करेगा लिस्ट के फॉर्म में, इसमें रोप के फॉर्म में, तो अलग अलग लॉजिक हो गया ना। अब अलग अलग फॉर्म में स्टोर है तो अलग अलग तरीके से रीड भी हो रहा होगा, इसलिए दोनों फंक्शन को मैंने एब्स्ट्रैक्ट बनाया, जिनका इंप्लीमेंटेशन अलग अलग यहाँ पे दे दिया। अब देखो ये कर्सर क्लास है, इसके अंदर पोजीशन होगी। पोजीशन मतलब कि लाइन नंबर आप बता सकते हो, ठीक है। और सिलेक्शन रेंज आप बता सकते हो, ठीक है। मूव नाम का एक फंक्शन होगा, इसमें आप रो बताओगे, उस रो पे मूव हो जाएगा। सिलेक्ट करने के लिए आप स्टार्ट और एंड बताओगे, उतना आइटम सिलेक्ट हो जाएगा कर्सर के अंदर, ठीक है। अब देखो क्लिपबोर्ड क्लास है, जो भी आप कट कॉपी करते हो क्लिपबोर्ड के अंदर आपको डालना है, तो एक कंटेंट नाम का ऑब्जेक्ट मान लो या स्ट्रिंग मान लो। सेट कंटेंट होगा, क्लिपबोर्ड के अंदर सेट करेगा, गेट करेगा, ठीक है।
कमांड पैटर्न, अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़। तो आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा कमांड डिज़ाइन पैटर्न का, तो मैंने आपको बताया था कैसे कमांड डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हैं। तो सिस्टम में जो भी आप कमांडें एग्जीक्यूट कराना चाहते हो ना, जिन पे अंडू रीडू लगाना है, तो वो सारी कमांडें ना इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगी। इंटरफेस में दो ही मेन फंक्शन होंगे, एक एग्जीक्यूट कराने वाला, एक अंडू वाला। तो जो अंडू कमांड होगी उसके अंदर भी एक एग्जीक्यूट होगा, रीडू के अंदर भी एग्जीक्यूट होगा, कट कॉपी पेस्ट सारी कमांड के अंदर एक एग्जीक्यूट और अंडू फंक्शन होगा। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी है। ठीक है, कमांड हिस्ट्री चेक करने के लिए एक हिस्ट्री का स्टैक बना दिया, और स्टैक में पुश और पॉप दो फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो जो जो भी कमांड एग्जीक्यूट करते जाओगे हिस्ट्री स्टैक में डालते जाओगे, ताकि अंडू 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 मल्टीपल बार करना है। देखो, एक कमांड एग्जीक्यूट हुई, उसका अगर अंडू फंक्शन कॉल करना है, फ़ायदा क्या होगा ना, जो भी कमांड आप एग्जीक्यूट कराओगे उसको इस हिस्ट्री स्टैक में डाल दोगे। फिर यूज़र ने अंडू कॉल किया तो हिस्ट्री स्टैक से एक उठाओगे, पूरा कमांड का ऑब्जेक्ट उठ के आएगा, जो भी कमांड होगी कॉपी कट या पेस्ट, उसका अंडू फंक्शन कॉल हो जाएगा, काम खत्म। कोड पे आते हैं यार। तो सबसे पहले कमांड का इंटरफेस मैंने डाला है, एग्जीक्यूट अंडू तो फंक्शन दिया है। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, डॉक्यूमेंट क्लास पे फोकस करो। तो डॉक्यूमेंट क्लास क्या है यार, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है जो लाइनों को स्टोर कराती है। ठीक है, इंसर्ट लाइन का फंक्शन है, इंडेक्स आता है, टेक्स्ट आता है। इंडेक्स मतलब रो का इंडेक्स, और कितना टेक्स्ट है उस इंडेक्स पे जाते हैं, वो टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, डिलीट लाइन का फंक्शन है, इंडेक्स आता है वो लाइन उड़ा देते हैं। ठीक है, गेट लाइन फंक्शन है, इंडेक्स आता है वो वाली लाइन उठा लेते हैं। गेट लाइन्स, मल्टीपल लाइन लानी है, तो एक इसका लॉजिक क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग गेट लाइन्स। ठीक है, ये थोड़ा भूल जाओ, मेरे से गलती हो गई। ठीक है, सेट लाइन नाम का फंक्शन है, वो न्यू लाइन्स को सेट करता है। ओके, न्यू एरे लिस्ट लाइन्स, ओके ओके ओके, गलती नहीं हुई है। ये जो गेट लाइन फंक्शन है ना, वो बेसिकली कुछ नहीं करता है, जितनी भी लाइनें हैं ना उन सारी को रीड करके भेज देता है। मतलब गेट लाइन फंक्शन पूरे पूरे डॉक्यूमेंट को रीड कर लेता है, पूरे पूरे डॉक्यूमेंट का कंटेंट भेज देता है फ्रंट एंड को। सेट लाइन फंक्शन क्या है, जितना भी कंटेंट इसमें आया वो सारा उठा के नए डॉक्यूमेंट में भर देता है। ठीक है, कर्सर पोजीशन 0 से भर देता है। ठीक है, अब हाँ, प्रिंट फंक्शन क्या है, सारी लाइनें एग्जीक्यूट करा देता है, जो भी लाइंस का साइज होगा। ठीक है, जो भी कंटेंट है डॉक्यूमेंट का वो देखो लाइंस के फॉर्म में स्टोर हो रहा है 2D अरे। ठीक है, अगला है ये जो मैंने कमांड इंटरफेस ऊपर बनाया था ना, मैंने क्या बोला था, हर कमांड इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगी। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, ये इंसर्ट कमांड है, इम्प्लीमेंट कर रही है कमांड को, और उसके अंदर दोनों ओवररिडन फंक्शन है। तो जो भी लॉजिक होगा हमारी इंसर्ट कमांड का, बेसिकली इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट होगी तो किसी डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट कराना होगा, उस डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे स्टोर करा के रखेंगे, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट लाइन फंक्शन कॉल हो जाएगा, इंडेक्स भेज दोगे, टेक्स्ट भेज दोगे। सिमिलरली अंडू फंक्शन है, अब ये कमांड क्या करती है, इंसर्ट करती है, तो अंडू क्या होगा, अंडू इंसर्ट का अंडू डिलीट, तो उस इंडेक्स पे जाके डिलीट कर दो जिस इंडेक्स पे आपने जाके अभी इंसर्ट किया था। उसके अलावा यार इंसर्ट कमांड क्लास का ये तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टर है, जब भी कोई कमांड यूज़र देगा ना, उस कमांड का जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें डॉक्यूमेंट भेजोगे कि किस डॉक्यूमेंट पे ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, और अच्छा, कमेंट में एक और चीज़ बताना है, यहाँ पे ना फ्लाईवेट डिज़ाइन पैटर्न भी यूज़ हो रहा है। अब मुझे बताना कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है फ्लाईवेट को यूज़ करके, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने मेरा वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया फ्लाईवेट का यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। तो मैंने भी अभी नोटिस किया है यहाँ पे फ्लाईवेट भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जब भी कमांड आप बनाओगे तो उसमें डॉक्यूमेंट जरूर पास करोगे जिसपे वो कमांड एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, सिमिलरली डिलीट का है यार, तो उसमें भी कंस्ट्रक्टर के अंदर डॉक्यूमेंट जरूर पास करोगे, उसमें वो कमांड डालनी है। ठीक है, इंडेक्स पास करोगे, और एग्जीक्यूट फंक्शन क्या करेगा डिलीट कमांड का, सिंपली उस इंडेक्स पे जाके डिलीट मार देगा। अब डिलीट का अंडू क्या होता है, इंसर्ट, तो अब उस इंडेक्स पे जाके इंसर्ट कर देगा, तो जो भी डिलीटेड टेक्स्ट है उसको इंसर्ट कर देगा। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पैरामीटर डिलीटेड टेक्स्ट का इसलिए रखा है कि जब भी कमांड एग्जीक्यूट होगी तो जो टेक्स्ट डिलीट हुआ है वो इसमें स्टोर हो जाएगा डिलीटेड टेक्स्ट में, ताकि जब अंडू कॉल करें तो वो डिलीटेड टेक्स्ट आ जाए। ठीक है, बेसिकली ये कमांड जब एग्जीक्यूट होगी तो इसका एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद ये पूरी पूरी जाके हिस्ट्री स्टैक में चली जाएगी। जब यूज़र अंडू कमांड डालेगा तो स्टैक से ये पूरे ऑब्जेक्ट उठ के आएगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिलीटेड टेक्स्ट नाम का वो टेक्स्ट होगा जो पिछली बार जब ये कमांड एग्जीक्यूट हुई थी तो डिलीट हुआ था, वही दोबारा इंसर्ट हो जाएगा अंडू फंक्शन में। अब ये आती है हमारी फसाड क्लास। तो इसमें देखो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है, मैंने पहले ही बताया कि डॉक्यूमेंट को खोलने का काम इस क्लास का है, और खोलने का तरीका एक ही है भाई,
है ना, चाहे वो किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो या किसी भी तरह से मेमोरी में स्टोर हो, खोलने का तरीका एक है। क्या ही करते हो आप यार, बटन पे क्लिक करते हो, नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। उसके बाद एक अंडू स्टैक है, एक रीडू स्टैक है। ठीक है, अब नीचे कोड में बताऊंगा इसके फायदे क्या हैं जब मैं ट्राई रन बताऊंगा। ये यार इसका वो है, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। उसमें डॉक्यूमेंट आता है जो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। उसके बाद ये एग्जीक्यूट कमांड फंक्शन है। ठीक है, बेसिकली एक कमांड का ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा और उस कमांड के अंदर से एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल होगा। ये जैसे ये कमांड है, इसका एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, अंडू स्टैक में पुश हो जाएगी वो कमांड, रीडू स्टैक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब बताओ रीडू स्टैक क्यों क्लियर हो जाएगा? 20 सेकंड का पॉज लो और सोचो। रीडू फंक्शनैलिटी तभी एक्टिवेट होती है जब आपने रिसेंटली कुछ अंडू किया हो। अब ये डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं कुछ करता जाऊँ और मैं अभी कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाऊँ तो कुछ नहीं होगा। बट अगर मैं कुछ ये कर दूँ, मान लो ऐसे कर दूँ, कट किया, अब मैं कंट्रोल जेड यानी अंडू कर रहा हूँ तो ये वापस आया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड करूँगा तभी एक्टिवेट हो जाएगा रीडू। इसीलिए जब भी कोई कमांड एग्जीक्यूट होगी ना, तो रीडू स्टैक को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ऐसे समझ लो कि मान लो चलो अभी अभी के लिए कंट्रोल जेड किया, अभी के लिए मान लो रीडू में कुछ है, अब एक नई कमांड एग्जीक्यूट कर दी ये। तो अब रीडू कुछ नहीं कर रहा ना, कंट्रोल शिफ्ट जेड। तो वही चीज़ है, जैसे ही कोई नई कमांड एग्जीक्यूट होगी तो रीडू स्टैक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये रीडू फंक्शन है, ये चेक करता है कि रीडू स्टैक में कुछ है कि नहीं। अगर है तो उससे पॉप करता है और उसका जो भी कमांड थी उसका एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल कर देता है। भाई तुमने जो रीडू स्टैक में अभी कमांड है, लास्ट टाइम वही तुमने एग्जीक्यूट कराई थी, है ना, वही तुमने एग्जीक्यूट कराई थी। ठीक है, एग्जीक्यूट कराई थी और फिर उसका अंडू कॉल किया होगा तभी ये जाके रीडू स्टैक में आई होगी। कोई कमांड थी जिसको तुमने एग्जीक्यूट कराया, फिर उसका अंडू कॉल किया तभी ये रीडू स्टैक में गई, क्योंकि जब अंडू करते हो तभी रीडू फंक्शनैलिटी एक्टिवेट होती है। मैंने अभी तुम्हें नोटपैड में दिखाया था भाई। अभी तुम्हारा रीडू स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, तुमने यहाँ पे कुछ भरा। ये पूरा टाइप करना क्या है, ये कमांड ही है ना। मान लो चलो ऐसे ले लो, ये जी मैंने दबाया, यहाँ टाइप हो गया, तो बेसिकली एक कमांड आई इंसर्ट। ठीक है, अब इसका मैंने अंडू किया कंट्रोल जेड से, अभी रीडू स्टैक पूरा एम्प्टी है, मैंने कंट्रोल जेड किया, ठीक है, तो वापस पुरानी चीज़ आ गई। अब जो पुरानी कमांड थी जी इंसर्ट कराना, वो रीडू स्टैक में चली गई होगी, तभी तो जब मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड करता हूँ तो दोबारा से वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। वीडियो को 20 बार देखना, रिवाइंड कर करके, ये पिछले 20 सेकंड जो मैंने बोले हैं, तभी समझ में आएगा ये। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख लो कि रीडू स्टैक में कुछ है कि नहीं। अगर है तो वो कमांड उठा के पॉप करो और वो एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट क्यों करो? क्योंकि ये कमांड पहले कभी एग्जीक्यूट हुई होगी रिसेंटली, उसके बाद अंडू हुई होगी, जब अंडू हुई होगी तभी रीडू स्टैक में आई होगी, है ना। तो रीडू कराना है मतलब रीडू स्टैक से निकाल के फिर एग्जीक्यूट करा दो और अंडू स्टैक में डाल दो, क्योंकि रीडू अब तुमने एक बार कर दिया तो फिर से उसका अंडू एक्टिवेट हो गया। ठीक है, बस यही पूरा कमांड पैटर्न का लॉजिक होता है, जो समझने वाली चीज़ होती है। ठीक है, हिस्ट्री मेंटेन करना। प्रिंट डॉक्यूमेंट फंक्शन है, सिंपली डॉक्यूमेंट का प्रिंट फंक्शन कॉल करेगा, वो जो फॉर लूप मैंने आपको दिखाया था वो कॉल हो जाएगा। अब देखो हमने क्या बोला था, डॉक्यूमेंट मेमोरी में अलग अलग तरीके से स्टोर हो सकते हैं, रो डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में, या किसी और भी डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो बस मेमोरी में जो स्टोर कराने वाले फंक्शन है या मेमोरी से रीड करने वाले फंक्शन है, रीड डेटा राइट डेटा, बस उनके लिए मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है। क्योंकि दोनों जो अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट होंगे जिनका मेमोरी में स्टोर करने का तरीका अलग होगा, उनके पास यही दोनों फंक्शन अलग होंगे, रीड फ्रॉम मेमोरी, राइट टू मेमोरी। बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगी, इसलिए मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ की, मैंने इंटरफेस नहीं यूज़ किया। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या डिफरेंस है, कब क्या यूज़ हम लोग करते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिनके स्टोर करने के तरीके अलग अलग हैं, तो कंटेंट होगा उसमें कुछ, ठीक है, लोड नाम का फंक्शन होगा जो ये स्टेप्स को फॉलो करता होगा। टेम्पलेट डिज़ाइन पैटर्न यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये सेट ऑफ स्टेप्स थे, ठीक है, जो लोड फंक्शन के अंदर कॉल हो रहे हैं। उसके बाद ये सेव फंक्शन है जिसमें ये सेट ऑफ स्टेप्स को कॉल हो रहे हैं। उसके बाद ओपन फाइल फंक्शन है जो सिंपल पाथ पे जाता है, मतलब यहाँ पे कुछ एक्चुअल लॉजिक होता होगा मेमोरी से रीड करने वाला, मैंने आपको सिमुलेट करने के लिए सिर्फ सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन बता दिया है।
सिमिलरली क्लोज फाइल में भी कुछ एक्चुअल लॉजिक होता होगा, मैंने सिर्फ सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन लगा दिया है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ना अंदर वाले, ओपन फाइल, क्लोज फाइल, वही सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद रीड कंटेंट, मेमोरी से रीड करने का तरीका, राइट करने का तरीका, वैलिडेट करने का तरीका। ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि मैंने क्या बोला था, डॉक्यूमेंट मेमोरी में अलग अलग तरीके से स्टोर हो सकते हैं, रो डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में। तो मेमोरी से रीड करने का तरीका भी अलग ही होगा अगर अलग तरीके से स्टोर हो रहे हैं, राइट करने का तरीका भी अलग होगा, वैलिडेट करने का तरीका भी अलग होगा। अब देखो, जो टेक्स्ट फाइल डॉक्यूमेंट टाइप का है वो अलग तरह से स्टोर होता होगा, मे बी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्म में, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को एक्सटेंड करेगा, तो इन सारे फंक्शन को ओवरराइड कराएगा। रीड कंटेंट, राइट कंटेंट, वैलिडेट। तो यहाँ पे देखो ओवरराइड कराया हुआ है उन तीनों को, ठीक है। अपना अपना लॉजिक होगा टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर कराने का, रीड कराने का, वैलिडेट कराने का। सिमिलरली इसी की तरह वो रो डेटा स्ट्रक्चर वाली क्लास भी इंप्लीमेंट होगी। कोड छोटा रहा है इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। अब देखो ये मेन क्लास, ड्राइवर कोड। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक डॉक्यूमेंट बनाओगे, ठीक है। एडिटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसमें ये डॉक्यूमेंट पास कर दोगे, ठीक है। इसका मतलब कि आपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर खोला ये डॉक, मतलब चाहते हो, है ना। उसके बाद उस एडिटर के अंदर एग्जीक्यूट कमांड फंक्शन कॉल करोगे और वो कमांड जो आपको एग्जीक्यूट कराना है वो डालोगे। सपोज करो आप इंसर्ट कराना चाहते हो इसी डॉक पे 0th इंडेक्स पे हेलो वर्ल्ड, तो एडिटर क्लास यानी कि टेक्स्ट एडिटर क्लास का एग्जीक्यूट कमांड फंक्शन कॉल होगा। ये हमारी एडिटर क्लास कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, टेक्स्ट एडिटर क्लास। इसका एग्जीक्यूट कमांड फंक्शन, यहाँ पे इंसर्ट कमांड आई थी, इंसर्ट कमांड का एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल होगा। तो इंसर्ट कमांड का एग्जीक्यूट फंक्शन जब कॉल होगा तो इंसर्ट हो जाएगा इस डॉक्यूमेंट में 0th पोजीशन में हेलो वर्ल्ड। अब फिर से सेम डॉक्यूमेंट के अंदर वन लाइन में दिस इज अ टेक्स्ट एडिटर, एडिटर डॉट प्रिंट डॉक्यूमेंट करोगे। तो ये जो एडिटर क्लास के प्रिंट डॉक्यूमेंट ये सब फंक्शन थे ना, ये सिर्फ डेलीगेट कर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके अंदर कुछ लॉजिक नहीं लिखा हुआ है। तो प्रिंट डॉक्यूमेंट आपको बताया था कि एडिटर क्लास का जो प्रिंट डॉक्यूमेंट फंक्शन होता है वो डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट डॉक्यूमेंट कॉल कर देता है, जो फॉर लूप चला के आपको सारी लाइनें दिखा देता है। उसके बाद नीचे आते हैं अंडू, अगर आपने क्लिक किया, कॉल किया, ठीक है। तो प्रिंट डॉक्यूमेंट कोई कमांड नहीं थी, कमांड तो ये सब थी। तो लास्ट कमांड कौन सी एग्जीक्यूट हुई है, ये वाली, तो ये अंडू होगी। तो लाइन नंबर 1 से दिस इज अ टेक्स्ट एडिटर हट जाएगा, है ना, हट गया। उसके बाद फिर से प्रिंट डॉक्यूमेंट कॉल करोगे, फॉर लूप चल के पहली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, दिख जाएगी। फिर जैसे ही आप कोई कमांड को अंडू करते हो, तो मैंने क्या बताया था, रीडू स्टैक एक्टिवेट हो जाता है, पूरी पूरी कमांड उठ के रीडू स्टैक में चली जाएगी। एडिटर डॉट रीडू करोगे तो इसके अंदर से डॉक्यूमेंट डॉट रीडू कमांड, रीडू फंक्शन कॉल होगा। डॉक्यूमेंट डॉट रीडू फंक्शन क्या करता था, वो जो हिस्ट्री स्टैक था, रीडू स्टैक, उसमें से कमांड उठाएगा। तो यही वाली पूरी पूरी कमांड ऑब्जेक्ट उठ के आ जाएगा और उसको फिर से एग्जीक्यूट करा देगा। तो फिर से लाइन नंबर 1 पे दिस टेक्स्ट एडिटर दिख जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने दो अलग अलग तरीके के डॉक बनाए हैं। टेक्स्ट फाइल डॉक्यूमेंट वाला पहला बनाया है, दूसरा क्या हो सकता है, रोप टाइप वाला। तो अब ये जो टेक्स्ट डॉक डॉट लोड फंक्शन कॉल करोगे ना, ये लोड फंक्शन क्या करता था, कुछ सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करता था। यहाँ पे अगर आप देखोगे लोड फंक्शन सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करता होगा। वो सारे सेट ऑफ स्टेप्स में रीड कंटेंट और वैलिडेट, इन दोनों का लॉजिक, इन तीनों का लॉजिक बेसिकली अलग अलग था, है ना। देखो ओवरराइड कराया हुआ है, टेक्स्ट फाइल डॉक्यूमेंट की क्लास है वहाँ पे ओवरराइड कराया हुआ है तीनों चीज़ें। तो जो भी लॉजिक होगा इस क्लास का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप दूसरा रोप के लिए भी ऑब्जेक्ट बना सकते थे, उसका कुछ और लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो बस इतना सिंपल था यार आपका नोटपैड का डिज़ाइन, कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ही देखना है, ठीक है। कमांड पैटर्न तभी यूज़ करते हैं जब हम लोग को सिस्टम में कमांड्स डालनी होती हैं, ठीक है। इंसर्ट, कॉपी, डिलीट, ये सब कमांड है, ठीक है। और करते इसलिए हैं क्योंकि सारी कमांडों में सेम स्ट्रक्चर होता है, या तो वो एग्जीक्यूट होंगी या तो अंडू होंगी, ठीक है। रीडू के लिए हम लोग कॉमन स्टैक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई कमांड अंडू हम लोग कराते हैं तो उसको रीडू स्टैक में डाल देते हैं, अदरवाइज रीडू स्टैक को क्लियर कर देते हैं जब भी कोई नई कमांड डालते हैं, है ना। तो एक बार फिर से मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो अभी आपका सिस्टम है, ठीक है। अभी यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट जेड मैंने दबाया, आपको दिखेगा नहीं लेकिन मैंने दबाया, सच बोल रहा हूँ दबाया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, रीडू स्टैक एम्प्टी है। अब मान लो मैंने कुछ कमांड डाली gfg, ये कमांड एग्जीक्यूट हुई, कमांड आई होगी पुट gfg इन लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6, लाइन नंबर 6 पे gfg डालो, ये कमांड एग्जीक्यूट हुई, रीडू स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया। फिर से मैंने कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाया, कुछ भी नहीं हुआ,
अब अगर मैं इसको पूरा कट कर रहा हूँ, एक कमांड मान लो मैंने डाली डिलीट टेक्स्ट, डिलीट इंडेक्स नंबर 6 से डिलीट की, तो जो मेरी पिछली कमांड थी वही अंडू हुई है बेसिकली। पिछली कमांड क्या थी, जीएफजी को टाइप करो, अंडू क्या होगी, जीएफजी को हटा दो। तो मैं सिमुलेट करके दिखा रहा हूँ, जैसे ही जीएफजी हटा, अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाऊंगा तो ये जीएफजी वापस हो जाएगा। तो इसका मतलब जब भी कोई कमांड अंडू हो तो रीडू स्टैक में उस कमांड को भर दो, और जब भी यूजर बोले रीडू करना है तो रीडू स्टैक से निकालो, उस कमांड का एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करो। देखो मैंने कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाया, आपको नहीं दिखेगा मैं दबा रहा हूँ, दबाया वैसे ही कंट्रोल शिफ्ट, जैसे मान लो ये हटाया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल जेड किया ये वापस आ गया, कंट्रोल शिफ्ट जेड किया तो वो रीडू हो गया, ठीक है। कमांड थी मेरी जीएफजी, ठीक है, कंट्रोल जेड दबाया तो वो अंडू हो गई। अब रीडू स्टैक एम्प्टी हुआ, कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाया तो फिर से एग्जीक्यूट हो गई। कमांड क्या थी, जीएफजी डालो, तो जब वो एग्जीक्यूट हुई तो आपको यहाँ पे जीएफजी दिखा, इस टाइम पे रीडू स्टैक एम्प्टी है। अब जब मैंने कंट्रोल जेड दबाया तो ये अंडू हो गया, अंडू जब हुआ तो अब रीडू स्टैक में चला गया, रीडू स्टैक से निकलेगा जब मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाया बूम जीएफजी आ गया। तो ठीक है गाइज, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, क्लास डायग्राम को दिखाने से कुछ फ़ायदा भी हुआ या सिर्फ वीडियो लंबा हुआ। तो अलविदा दोस्तों, वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।